अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए फ्रेज़ की एक ज़बरदस्त सी वीडियो। ये आपकी डिमांड पे लाई गई है क्योंकि बहुत सारी ईमेल्स आ रही थी, कमेंट्स आ रहे थे कि फ़्रेज़ की वीडियो बनाएं। तो आज मैंने सोचा कि एक फ़्रेज़ की वीडियो बना लूं। आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है क्योंकि हम फ़्रेज़ को तफसील के साथ डिस्कस करेंगे कि फ़्रेज़ है क्या, फ़्रेज़ की काइंड्स कितनी हैं, फ़्रेज़ की डेफिनीशन क्या है, फ़्रेज़ का मतलब क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि फ्रेज़ का मतलब होता है फ़िक्रा, छोटा सा फ़िक्रा, यानी अल्फाज का एक ग्रुप होता है जिसके अंदर ना ही सब्जेक्ट होता है, ना ही कोई वर्ब होता है और ना ही ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन फिर भी ये अल्फाज का मजमुआ होता है, एक ग्रुप होता है जो अपना मीनिंग देता है। लेकिन वो जो मीनिंग देता है वो कंप्लीट मीनिंग नहीं होता, अधूरा होता है, इनकम्प्लीट मीनिंग देता है। उस मजमूए को हम फ्रेज़ कहते हैं। अब हम देखते हैं कि फ्रेज़ की डेफिनीशंस क्या हैं। तो मेरे सामने कुछ डेफिनीशंस लिखी हुई हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डेफिनीशन है ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी से जो ली गई है। वो डेफिनीशन क्या है? वो है अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ फिनाइट वर्ब दैट टुगेदर हैव अ पर्टिकुलर मीनिंग दैट टिपिकली फॉर्म पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। मतलब कि ये एक अल्फाज का मजमूआ है, एक ग्रुप है जिसके अंदर कोई फिनाइट वर्ब नहीं होता और वो अपना एक क्लियर मीनिंग भी नहीं देता, बल्कि वो एक सेंटेंस बनाने में हमारी मदद करता है। यानी एक सेंटेंस का वो पार्ट होता है, वो एक हिस्सा होता है। उसके बाद इसी डिक्शनरी से एक और डेफिनेशन ली गई है जो कि है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव अ पर्टिकुलर मीनिंग्स व्हेन यूज्ड टुगेदर। यानी एक अल्फाज का ये मजमूआ है और ये उस वक्त अपना पूरा मीनिंग देता है जब ये किसी कुछ दूसरे अल्फाज के साथ मिल कर आता है। यानी जब ये सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल होता है पूरा मजमूआ या ग्रुप, उस वक्त ये अपना पूरा मीनिंग देता है, लेकिन अकेले अपना पूरा मीनिंग नहीं देता। मीनिंग तो देता है लेकिन पूरा नहीं देता, पूरी बात समझ में नहीं आती कि क्या कह रहा है। उसके बाद रैनन मॉल्टन से कुछ डेफिनेशन दी गई हैं। पहली डेफिनेशन है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट इज़ कॉल्ड फ्रेज। अब देखिए, ये अल्फाज का मजमूआ है जो अपना सेंस देता है लेकिन वो सेंस कंप्लीट नहीं होता, मुकम्मल अपना मीनिंग नहीं देता। उसके बाद एक और एग्जांपल है, डेफिनेशन है फ्रेज इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। यानी फ्रेज एक सेंटेंस का हिस्सा होता है। एक और है डेफिनेशन, फ्रेज इज़ अ शॉर्ट एक्सप्रेशन। फ्रेज एक शॉर्ट एक्सप्रेशन है, इस तरह भी हम इसको कहते हैं। और लास्ट डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ शॉर्ट कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विद इनकम्प्लीट सेंस। क्या है कि ये वर्ड्स का एक कलेक्शन है और शॉर्ट कलेक्शन है जो कि अपना जो सेंस है कंप्लीट सेंस नहीं देता, इनकम्प्लीट होता है। तो ये चंद एक थी डेफिनेशंस। तो डेफिनेशंस को समझने के बाद आपको आसान अल्फाज में ये मालूम होना चाहिए कि जो फ्रेज़ है, फ्रेज़ के अंदर ना कोई सब्जेक्ट होता है, ना कोई वर्ब होता है, ना कोई ऑब्जेक्ट होता है, बल्कि ये अल्फाज चंद अल्फाज का मजमूआ होता है, एक ग्रुप होता है जो अपना कुछ ना कुछ मीनिंग देता है लेकिन पूरा मतलब नहीं होता। इसके एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? जैसे अंडर द टेबल्स, इन द रूम, तो एट द बस स्टेशन। तो इस तरह ये जो वर्ड्स मैंने इस्तेमाल किए हैं ये ग्रुप को ज़ाहिर कर रहे हैं, एक मजमूए को ज़ाहिर कर रहे हैं, लेकिन इनके अंदर ना कोई सब्जेक्ट है, ना इनके अंदर कोई वर्ब है, ना इनके अंदर कोई ऑब्जेक्ट है। तो इनको हम कहेंगे ये फ्रेज़ हैं। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि फ्रेज़ की सिर्फ डेफिनीशन ही नहीं होती, बल्कि फ्रेज़ के अंदर मज़ीद टाइप्स हैं। 5 टाइप्स इसकी कॉमन हैं। तो हम उन टाइप्स को वन बाई वन तफसील के साथ डिस्कस करेंगे कि कौन सी टाइप किस तरह होती है, उनके नाम क्या हैं और पहचान क्या है। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। और अब हम आगे चल के फ्रेज़ की चंद एक एग्जांपल्स को देखते हैं कि कौन कौन सी एग्जांपल फ्रेज़ की हो। हम जानते हैं कि फ्रेज़ क्या होता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ सेंस बट नॉट कंप्लीट इज़ कॉल्ड फ्रेज़। यानी ये अल्फाज का मजमूआ तो होता है जो कि मतलब अपना देता है लेकिन अपना क्लियर मतलब नहीं देता। चंद एक एग्जांपल्स फ्रेज़ की मेरे सामने हैं, जैसे ऑन द टेबल, मेज़ पर। अब देखें, ये अपना मतलब तो दे रहा है मेज़ पर, लेकिन अपना क्लियर मतलब नहीं दे रहा। जब हम इस फ्रेज़ को सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल करेंगे
तब ये अपना मतलब क्लियर देगा। जैसे अगर ऑन द टेबल है तो मैं एग्जांपल के तौर पर इसका सेंटेंस बनाता हूँ, द बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब मेज़ पर है। अब इसने अपना मीनिंग क्लियर दिया है। उसके बाद अगली एग्जांपल है अंडर द टेबल्स, मेज़ के नीचे। ये अपना मीनिंग तो दे रहा है लेकिन नहीं पता कि मेज़ के नीचे क्या। अब इसको मैं सेंटेंस में जब इस्तेमाल करूँगा तब ये अपना मतलब क्लियर देगा। जैसे आ जाता है द कैट इज़ सिटिंग अंडर द टेबल्स, कि बिल्ली मेज़ के नीचे बैठी हुई है। तो इस तरह इसने अपना पूरा मतलब दिया है। इस तरह हम फ्रेज़ को सेंटेंस में भी कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी सेंटेंस भी आप साथ साथ समझ रहे हैं कि सेंटेंस क्या होता है। उसके बाद आफ्टर लॉन्ग टाइम अली मेट टू अहमद आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, कि अली अहमद को बहुत अरसा बाद मिला। पहले ये लॉन्ग टाइम फ्रेज़, फिर इसको हमने सेंटेंस में इस्तेमाल किया है। उसके बाद फुल ऑफ रेड रोजेज़, रेड रोजेज़ से भरा हुआ, इसके सेंटेंस में किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, द गार्डन इज़ फुल ऑफ रेड रोजेज़। अगला ब्यूटीफुल ड्रेस, ब्यूटीफुल ड्रेस एक फ्रेज़ है। क्यों? फ्रेज़ की जब हमने डेफिनेशन देखी थी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो अपना सेंस देता है लेकिन इनकम्प्लीट होता है, मुकम्मल नहीं होता है, यानी उसके अंदर फ्रेज़ के अंदर एक वर्ड नहीं होता, 2 वर्ड होते हैं, 3 वर्ड होते हैं, ये एक ग्रुप होता है, उसको हम फ्रेज़ कहते हैं। इसमें देखें तो 2 वर्ड्स आ गए हैं, तो ये एक फ्रेज़ बनता है, अपना मीनिंग भी देता है ब्यूटीफुल ड्रेस, खूबसूरत लिबास, लेकिन पूरा मतलब नहीं देता। अगर मैं इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करूं, आई हैव अ ब्यूटीफुल ड्रेस, तो ये सेंटेंस बनेगा, फिर अपना क्लियर मतलब देगा। इसी तरह मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक इज़ गुड फॉर हेल्थ, ये सेंटेंस बना है। उसके बाद स्टडी ऑफ लैंग्वेज, आई वेंट टू अमेरिका टू स्टडी ऑफ लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज की स्टडी करने के लिए मैं अमेरिका गया। उसके बाद ब्राइट मॉर्निंग, इट इज़ अ ब्राइट मॉर्निंग, कि आज एक ब्राइट मॉर्निंग है, चमकदार सुबह है। लैंड एनिमल्स, कैमल इज़ अ लैंड एनिमल। देखें ये 2 वर्ड्स हैं, 2 वर्ड्स हों, 3 वर्ड्स हों, 4 हों, 5 हों, यानी मजमूआ हो, ग्रुप हो, वो अपना मीनिंग भी दे रहा हो लेकिन कंप्लीट मीनिंग ना हो, तो उसको हम फ्रेज़ कहते हैं। याद रखना कि कहीं आपसे गलती ना हो जाए, इसके अंदर सब्जेक्ट भी नहीं होता, वर्ब भी नहीं होता, ऑब्जेक्ट भी नहीं होता, लेकिन ये अल्फाज का मजमूआ होता है। अब ये एग्जांपल्स तो आपने देख ली हैं और आपने ये भी समझ लिया है कि अल्फाज का मजमूआ जहाँ होगा, अगर उसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो फ्रेज़ है। ऐसा भी नहीं है, कुछ ऐसा मजमूआ भी होता है, अल्फाज के ऐसे मजमूए भी हैं जो फ्रेज़ नहीं बन सकते। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं लिख दूँ डांसिंग ऑन द। अब देखें डांसिंग ऑन द अपना बिल्कुल भी मीनिंग नहीं दे रहा, लेकिन फ्रेज़ की क्या डेफिनेशन थी, अपना मीनिंग दे लेकिन कंप्लीट ना हो, लेकिन ये मीनिंग भी नहीं दे रहा, डांसिंग ऑन द बिल्कुल भी मीनिंग नहीं दे रहा, तो इसको हम फ्रेज़ नहीं कहेंगे। तो ये फ्रेज़ की चंद एक एग्जांपल्स थी। तो उसके बाद हम आगे चलकर देखते हैं कि फ्रेज़ की कितनी काइंड्स हैं, कौन कौन सी हैं और उनकी पहचान क्या है। फ्रेज़ की टोटल 10 इकसाम हैं, 10 टाइप्स हैं, 10 टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम उन 5 को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा अहम होती हैं। एग्ज़ाम में सिर्फ कॉमन जो टाइप्स हैं, 5 टाइप्स हैं, वही पूछी जाती हैं, और जो अगली 5 हैं, 5 हैं जो एडवांस जिनको हम कहते हैं, वो इतनी एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती। तो हम पहले देखते हैं कि कॉमन वाली कौन सी हैं। पहली किस्म को हम कहते हैं नाउन फ्रेज़, और दूसरी को हम कहते हैं वर्ब फ्रेज़, और तीसरी किस्म है इसकी एडजेक्टिव फ्रेज़। इसी तरह चौथी किस्म है इसकी एडवर्ब फ्रेज़, और 5वीं इसकी जो किस्म है वो है प्रीपोजिशनल फ्रेज़। तो ये 5 फ्रेज़ की इकसाम हैं। हम 1 बाय 1 एक एक करके एग्जांपल के साथ इनको देखते हैं, चेक करते हैं कि नाउन फ्रेज़ क्या होता है, इसी तरह वर्ब फ्रेज़ क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज़ क्या है, एडवर्ब फ्रेज़ क्या है, या प्रीपोजिशनल फ्रेज़ क्या है। एग्जांपल के साथ हम इनको देखते हैं। फ्रेज़ की टाइप्स सीखने से पहले, समझने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब हम बात करते हैं सेंटेंस की, तो सेंटेंस में जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें बेसिक 3 चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है वर्ब, और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट। यानी इन 3 चीज़ों से मिलकर हमारा
जो है सेंटेंस पूरा होता है। अब हम बात करते हैं नाउन फ्रेज़ की। जब हम सब्जेक्ट को लिखते हैं तो उस वक्त हमारे पास जो सब्जेक्ट होता है या वो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, कोई भी चीज़ सब्जेक्ट में आ सकती है। तो अब किसी भी सेंटेंस के अंदर जब हम सब्जेक्ट लिखते हैं, अगर वो है सिंगल तो फिर वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। अगर वो सिंगल नहीं है, यानी उस सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, यानी एज अ सब्जेक्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं, तो वो नाउन फ्रेज़ होगा। और वही अगर ग्रुप ऑफ वर्ड ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल किए गए हैं तो भी वो नाउन फ्रेज़ है, लेकिन ऑब्जेक्ट की जगह। अब एग्जांपल से इसको मज़ीद क्लियर करते हैं। जैसे है आ ब्यूटीफुल लेडी आस्क्ड मी माई नेम। अब इस स्ट्रक्चर को जहन में रखते हुए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब वर्ब से पहले वाला जो हमारा हिस्सा होगा वो होगा सब्जेक्ट। इसमें देखें वर्ब क्या है, आस्क्ड है। आस्क्ड से पहले ये वाला सारा का सारा पार्ट हमारा सब्जेक्ट बनेगा। जब ये हमारा सब्जेक्ट बनता है तो सब्जेक्ट में या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। अब देखिए इसमें तो कोई प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं किया गया, तो साफ ज़ाहिर है ये नाउन होगा। और नाउन तो है, अगर नाउन एक वर्ड में हो तो हम नाउन कहते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा अल्फाज का वो ग्रुप है तो फिर वो नाउन फ्रेज़ बनता है, एक वर्ड नहीं बनता। क्योंकि डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये है अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट। यानी अल्फाज का मजमुआ हो, उसमें सब्जेक्ट ना हो, उसमें वर्ब ना हो, उसमें ऑब्जेक्ट ना हो, लेकिन वो अल्फाज का मजमुआ हो और अपना मीनिंग दे लेकिन कंप्लीट ना दे, वो हमारा था फ्रेज़। अब इसको देखें, अ ब्यूटीफुल लेडी, इसमें ना ही सब्जेक्ट है, इस पूरे फ्रेज़ के अंदर, पूरे सेंटेंस में नहीं देखना, सिर्फ फ्रेज़ में देखना है। इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं, इसमें कोई वर्ब नहीं, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं, और ये वर्ड्स का ग्रुप भी है और अपना मीनिंग भी दे रहा है लेकिन पूरा नहीं दे रहा। अ ब्यूटीफुल लेडी ये हमारा नाउन फ्रेज़ होगा, वर्ब से पहले है, इसी वजह से। अब दूसरी एग्जांपल को देखें, अ मैन इन द विंडो शाउटेड फॉर हेल्प। इसमें अगर देखें तो ये हमारा वर्ब है, वर्ब से पहले क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट में या नाउन आ सकता है या फिर प्रोनाउन आ सकता है। अब इसमें देखें तो प्रोनाउन नहीं है। जब प्रोनाउन ना हो, प्रोनाउन कौन से हैं, ही शी इट दिस आई वी यू, ये हमारे प्रोनाउन हैं। अब जब प्रोनाउन नहीं है इसमें तो साफ ज़ाहिर ये नाउन है, तो नाउन का ये एक ग्रुप है। अब देखें 1 2 3 4 5 अल्फाज पर मुश्तमिल हमारा सब्जेक्ट है, और जब वो 5 एक से ज़्यादा हों तो फिर हम उसको फ्रेज़ कहते हैं। अगर एक हो तो फिर फ्रेज़ नहीं कहते, फिर सिर्फ नाउन कहते हैं। अब ये ज़्यादा है इसी वजह से नाउन फ्रेज़ कहेंगे। तो उसके बाद एक और एग्जांपल है, दे बॉट अ ह्यूज एक्सपेंसिव होम। अब ये हमारा वर्ब है, इससे पहले दे लगा हुआ है, इसको हम नाउन फ्रेज़ नहीं कहेंगे क्योंकि ये एक प्रोनाउन है, एक लफ्ज़ में है। अब हमने फ्रेज़ तलाश करना है कि कहाँ है इस सेंटेंस में, वो है यहाँ पे, आ ह्यूज एक्सपेंसिव होम। क्योंकि मैंने कहा था कि जो नाउन फ्रेज़ है वो सब्जेक्ट की जगह भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट की जगह भी आ सकता है। अब देखें ये बॉट एक वर्ब था, वर्ब के बाद किस चीज़ की बारी होती है, ऑब्जेक्ट की। अब ऑब्जेक्ट इधर आ गया है जो कि वर्ब के बाद है। इस ऑब्जेक्ट को देखें, इसके अंदर ना कोई सब्जेक्ट है, ना इसके अंदर कोई वर्ब है, ना इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट है, लेकिन अल्फाज का मजमुआ है, अपना मीनिंग दे रहा है, पूरा नहीं दे रहा। अ ह्यूज एक्सपेंसिव होम, एक बहुत बड़ा महंगा घर, क्लियर मीनिंग नहीं दे रहा, तो ये सेंटेंस के अंदर पूरा अपना मतलब दे रहा है। तो ये क्या हुआ, ये हमारा फ्रेज़ है। कौन सा फ्रेज़, नाउन फ्रेज़ है। ये नाउन फ्रेज़, ये नाउन फ्रेज़, ये नाउन फ्रेज़। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि वर्ब फ्रेज़ क्या है। आप खूब जानते हैं कि वर्ब क्या होता है। वर्ब हमेशा सिंगल वर्ड पर मुश्तमिल होता है। जिस तरह नाउन सिंगल वर्ड पर मुश्तमिल होता है, इसी तरह वर्ब भी सिंगल वर्ड पर मुश्तमिल होता है। नाउन अगर एक से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल हो तो नाउन फ्रेज़, इसी तरह वर्ब भी अगर एक से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल है तो वो वर्ब फ्रेज़ बनता है। अब एग्जाम्पल्स को देखते हैं। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। अब
इसी स्ट्रक्चर को, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अगर हम मान लें ही हमारा सब्जेक्ट है, प्लेइंग हमारा वर्ब है और क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इज इसमें इजाफी आ गया है, तो ये एक हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब हो, मॉडल वर्ब हो, एक्सिलरी वर्ब हो, मेन वर्ब हो, ये जब इकट्ठे आते हैं तो हम इनको कहते हैं ये फ्रेज़ बना रहे हैं। अब इज़ प्लेइंग ये दो अल्फाज पर मुश्तमिल है, ये एक ग्रुप को ज़ाहिर कर रहा है, तो ये क्या होगा, ये वर्ब फ्रेज़ होगा। अगले एग्जाम्पल को देखते हैं, आई कैन रीड इंग्लिश। अब कैन एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब भी इसको बोलते हैं और मॉडल वर्ब भी बोलते हैं। तो कैन और रीड दो अल्फाज पर मुश्तमिल हमारा एक वर्ब बन रहा है। क्यों? सब्जेक्ट तो हमारे पास आई होगा, ऑब्जेक्ट हमारे पास इंग्लिश होगा, बाकी दो अल्फाज पर मुश्तमिल हमारा वर्ब बनता है, तो इसको हम कहते हैं कि ये वर्ब फ्रेज़ है। अगली एग्जाम्पल को देखें, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अब देखें हैव बीन ये तीन अल्फाज पर मुश्तमिल हमारा वर्ब बन रहा है। इसमें हेल्पिंग वर्ब भी आ सकता है, एक्सिलरी वर्ब आ सकता है, मॉडल वर्ब आ सकता है, लिंकिंग वर्ब आ सकते हैं, यानी एक से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल जब भी हमारा वर्ब आएगा हम उसको कहेंगे कि ये वर्ब फ्रेज़ है। तो नॉन फ्रेज़ और वर्ब फ्रेज़ की ये एग्जांपल हो गई। आगे हम देखते हैं अगली किस्म। फ्रेज़ की जो अगली किस्म है वो है एडजेक्टिव फ्रेज़। तो एडजेक्टिव फ्रेज़ समझने से पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आना लाजमी है। अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आते या आपने अभी तक मेरी पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो नहीं देखी, तो जल्दी से पहले आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो देख लें, उसके बाद आपको ये आसानी से समझ आ जाएंगे। तो देखते हैं कि एडजेक्टिव फ्रेज़ क्या होता है। अब बात हो रही है एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव क्या होता है? किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, उसमें उसकी अच्छाई बुराई खसूसियत को बयान करता है, तो उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। अगर वो एक लफ्ज़ में है तो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। अगर वो एक से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल है, ग्रुप ऑफ वर्ड है, तो फिर वो फ्रेज़ बनता है। तो अब एग्जांपल देखते हैं, शी बॉट अ ब्यूटीफुल वाइट चेयर। इसके अंदर जो वाइट है ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है, ये एक सिफत बयान की जा रही है। लेकिन अगर ये एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल होता तो सिर्फ एडजेक्टिव होता, एडजेक्टिव फ्रेज़ ना होता। लेकिन इसके साथ क्या है? इसके साथ आ ब्यूटीफुल लगा हुआ है। तो इस तरह ये थ्री वर्ड्स हैं, आ ब्यूटीफुल वाइट, उसके बाद चेयर है, यानी ये चेयर की खसूसियत बयान की जा रही है। तो ये एक हमारा एडजेक्टिव फ्रेज़ है। कैसे है कि ये वर्ब के बाद वाला हिस्सा है, ये तो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन ये क्या है? ये एडजेक्टिव फ्रेज़ है। और बार बार यही जहन में रखना है कि जो फ्रेज़ होता है उसके अंदर ना सब्जेक्ट होता है, ना उसके अंदर वर्ब होता है, ना उसके अंदर ऑब्जेक्ट होता है, और वो ग्रुप ऑफ वर्ड भी होता है और मीनिंग अपना देता है, पूरा मीनिंग नहीं देता। तो इसको देखें, अगर अकेले वर्ड की बात करें तो ये सिर्फ एडजेक्टिव होगा, लेकिन ये एक ग्रुप है, तीन अल्फाज पर मुश्तमिल है, तो हम इसको कहते हैं एडजेक्टिव फ्रेज़। अगली एग्जांपल को देखते हैं, ही गेव मी अ कप फुल ऑफ टी। अब उसने कप दिया, कैसा कप दिया? वो था फुल ऑफ टी, तीन अल्फाज पर मुश्तमिल है, तो इसको हम कहते हैं ये एडजेक्टिव फ्रेज़ है। उसके बाद आगे देखते हैं एडवर्ब फ्रेज़। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि एडवर्ब क्या है। एडवर्ब किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या किसी और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, उसमें मज़ीद इजाफा करता है। तो अब देखते हैं, एडवर्ब अगर एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल है तो वो अकेला एडवर्ब है, अगर एक से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल है, ग्रुप ऑफ वर्ड है, तो वो फिर होगा एडवर्ब फ्रेज़। एग्जांपल देखते हैं, द रेसर वाज रनिंग वेरी फास्ट। अब फास्ट तो हम मान लेते हैं कि ये एक एडवर्ब है कि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ वर्ब नहीं है, इसके ये सिर्फ अकेला एडवर्ब नहीं है, इसके साथ लफ्ज़ वेरी लगा हुआ है, डिग्री को ज़ाहिर कर रहा है, तो ये उसकी शिद्दत को ज़ाहिर कर रहा है। वेरी फास्ट दो अल्फाज पर मुश्तमिल एक एडवर्ब है, इसी वजह से हम कहते हैं कि ये एडवर्ब फ्रेज़ है। उसके बाद अगली एग्जांपल को देखते हैं, ही ड्राइव्स अ कार इन अ वेरी हाई स्पीड। अब देखें, इन अ वेरी हाई स्पीड, वो कार को तो चलाता है, कैसे चलाता है? वेरी हाई स्पीड, इस तरह वो चलाता है, तो ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, एडवर्ब फ्रेज़ होगा, क्योंकि ये चार लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है, आ वेरी हाई स्पीड, तो ये एडवर्ब फ्रेज़ हुआ। उसके बाद आगे है प्रीपोजिशनल फ्रेज़। प्रीपोजिशनल फ्रेज़ क्या होते हैं? अगर एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल हो तो वो अकेला प्रीपोजिशन, अगर एक से ज़्यादा पर मुश्तमिल है तो वो फिर फ्रेज़ बनता है। ही शी इज़ स्लीपिंग ऑन द कारपेट।
ये ऑन तो अकेला एक प्रीपोजिशन बनता है, लेकिन उसके साथ ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, चाहे वो नाउन है, प्रोनाउन है, किसी भी शक्ल में है, किसी भी सूरत में है, तो वो जो बनेगा प्रीपोजिशनल फ्रेज बनेगा। अब ऑन के बाद ऑन द कारपेट है जो, तो ये 3 अल्फाज पर मुश्तमिल है, इसको हम कहते हैं कि ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। उसके बाद ही लुक्ड एट द वाइट बोर्ड। अब लुक्ड एट वाइट बोर्ड, एट द वाइट बोर्ड, एट एक अकेला देखा जाए तो ये क्या है, ये एक प्रीपोजिशन है, लेकिन आगे इसके साथ ही ऑब्जेक्ट लगा हुआ है तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो इस तरह जो कॉमन टाइप्स हैं फ्रेज़ की वो हमने डिटेल के साथ डिस्कस कर ली हैं, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अहम है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। उसके बाद हम आगे चलकर इस फ्रेज़ की जो एडवांस टाइप हैं उनको डिस्कस करते हैं कि एडवांस टाइप में क्या कुछ आता है। उसके बाद 5 एडवांस टाइप्स हैं फ्रेज़ की, वो कौन कौन सी हैं। ये एडवांस कोई हकीकत में नहीं होता, मैंने इनको आसान करने के लिए अपनी तरफ से नाम दिया है एडवांस का। ये असल में एडवांस होती नहीं है, एडवांस इसीलिए मैंने नाम दिया है क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी अहम नहीं है और यहाँ तक काफ़ी सारे स्टूडेंट्स नहीं पहुँच पाते, तो वो इनको नहीं समझते, छोड़ देते हैं, इसी वजह से मैंने इनको एडवांस का नाम दिया है। और वो 5 कौन सी हैं, एक को हम कहते हैं इन्फिनेटिव फ्रेज़, और दूसरी को हम कहते हैं जरंड फ्रेज़, और तीसरी को हम कहते हैं पार्टिसिपल फ्रेज़। पार्टिसिपल की आपने वीडियो देखी होगी। उसके बाद इंटरजेक्शन फ्रेज़ होता है और कंजंक्शन फ्रेज़ भी होता है। तो पहले हम देखते हैं इसकी इन्फिनेटिव फ्रेज़। इन्फिनेटिव को तो आप अच्छी तरह जानते होंगे कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर टू आ जाए तो उसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं, ये तो होगा इन्फिनेटिव। लेकिन साथ ही लफ्ज़ फ्रेज़ लगा हुआ है, तो फ्रेज़ भी आप जानते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। तो आप देखें जैसे है टू गेट सक्सेस इन एन एम्बिशन एवरीबॉडी। अब इसको तो हम मान लेते हैं टू गेट एक इन्फिनेटिव है, लेकिन उसके बाद आगे साथ सक्सेस लगा हुआ है। अगर ये इस तरह होता है, इस को हम इधर लगा देते, यानी यहाँ पे होता टू गेट इज़ सक्सेस, या इसमें कोई और तब्दीली होती तो फिर ये टू गेट एक इन्फिनेटिव बनता, लेकिन ये इन्फिनेटिव फ्रेज़ ना बनता। अब इन्फिनेटिव के साथ लफ्ज़ सक्सेस लगा उसके बाद इज़ है, तो ये 3 अल्फाज पर मुश्तमिल है। और ये भी याद रखना कि इन्फिनेटिव जो है वो नाउन के मीनिंग दे रहा होता है, और अगर हम इसी इन्फिनेटिव को जरंड के तौर पर इस्तेमाल करना चाहें तो भी हो सकता है। यानी सेंटेंस वैसे ये चेंज तो हम नहीं करते, अगर इस तरह सेंटेंस बना दें, यानी गेटिंग अगर हम लगा दें तो मीनिंग ये अपना वही देगा, यानी जरंड और इन्फिनेटिव मीनिंग अपना सेम देते हैं। तो अब देखें टू गेट सक्सेस इज़ एन एम्बिशन एवरीबॉडी, तो ये 3 अल्फाज पर मुश्तमिल है, इसी वजह से हमने इसको इन्फिनेटिव फ्रेज़ का नाम दिया है। उसके बाद अगली एग्जांपल क्या है, आई एंजॉय टू ड्राइव आ कार। अब टू ड्राइव ये तो हम इन्फिनेटिव बोल ही देते हैं क्योंकि ड्राइव से पहले टू लगा हुआ है, तो ये इन्फिनेटिव होगा। उसके साथ ही ऑब्जेक्ट है, टू ड्राइव आ कार है, तो ये 4 वर्ड्स पर मुश्तमिल है, इसी वजह से हमने इसको कहा है कि ये इन्फिनेटिव फ्रेज़ बन गया है। उसके बाद और देखते हैं जरंड फ्रेज़ क्या होता है। जरंड आईएनजी वाला वर्ब होता है जो कि नाउन के मीनिंग दे रहा होता है। इससे पहले आप उस वीडियो को, जरंड वाली वीडियो को भी देख लेना कि जरंड क्या होता है। तो अब देखें, क्राइंग ऑफ अ बेबी डिस्टर्ब्स मी। अब इसमें जो क्राइंग है ये तो जरंड है, लेकिन जरंड फ्रेज़ क्या होता है, एक से ज़्यादा अल्फाज होते हैं। क्राइंग ऑफ अ बेबी यहाँ तक, क्योंकि वर्ब से पहले वाला जो हिस्सा होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, तो ये पूरा हिस्सा सब्जेक्ट है और वो सब्जेक्ट 4 वर्ड्स पर मुश्तमिल है। तो 4 वर्ड्स की वजह से फ्रेज़ हुआ, और क्राइंग आईएनजी लगा हुआ है, नाउन के मीनिंग दे रहा है, इसीलिए हमने इसको जरंड का नाम दिया है। तो ये जरंड फ्रेज़ हुआ। जरंड फ्रेज़ पहचान कैसे करनी है, जब आप इसका मीनिंग देखें तो वो इस तरह बनता है, जैसे इसको देखें, क्राइंग ऑफ आ बेबी डिस्टर्ब मी, एक बच्चे का चिल्लाना मुझे डिस्टर्ब करता है, परेशान करता है। यानी आईएनजी वाला जो हो वो ना के मीनिंग अगर दे रहा है तो वो जरंड बनता है। जैसे क्राइंग ऑफ अ बेबी, बच्चे का चिल्लाना, नून अलिफ ना के मीनिंग दे रहा है, तो ये जरंड बनता है। अब अगली एग्जांपल देखें, ही स्टार्टेड राइटिंग आ लेटर, उसने ख़त लिखना शुरू किया। अब राइटिंग आईएनजी में है, जरंड बनता है और मीनिंग ना दे रहा है। उसके बाद आगे आ लेटर लगा हुआ है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड बन गया है, तो ये जरंड फ्रेज़ है। तो उसके बाद पार्टिसिपल फ्रेज़। पार्टिसिपल फ्रेज़ क्या होता है, उसमें भी आईएनजी लगा होता है। ये रनिंग ऑन द रोड ही फेल डाउन,
रोड पर दौड़ते हुए वो गिर पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि इधर जरांड भी आईएनजी में है और पार्टिसिपल भी आईएनजी में है, तो फ़र्क क्या है? फ़र्क आपने मीनिंग से निकालना है। इसका मीनिंग हुए आएगा और इसका मीनिंग ना आएगा। इसको देखें, क्राइंग ऑफ अ बेबी, बच्चे का चिल्लाना। इसी तरह ही स्टार्टेड राइटिंग अ लेटर, ख़त लिखना। लेकिन इसका मीनिंग करें, रनिंग ऑन द रोड, रोड पर या सड़क पर दौड़ना नहीं कहेंगे कि सड़क पर दौड़ना वो गिर पड़ा, बल्कि आप कहेंगे कि सड़क पर दौड़ते हुए वो गिर पड़ा। हुए अगर वाला मीनिंग आ जाए तो उसको हम कहते हैं पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। इसी तरह प्लेइंग क्रिकेट, ही टायर्ड, क्रिकेट खेलते हुए वो थक गया। इस तरह नहीं कहेंगे कि क्रिकेट खेलना वो थक गया। तो इस तरह अगर मीनिंग आ जाए, जाते हुए, खाते हुए, दौड़ते हुए, खेलते हुए, चलते हुए, पढ़ते हुए, लिखते हुए, दौड़ते हुए, हुए वाले जितने भी आएंगे वो पार्टिसिपल होंगे और ना वाले जितने आएंगे वो जरंड होंगे। लेकिन दोनों की पहचान देखने में दोनों आईएनजी वाले होते हैं। तो ये उसके बाद देखें, ये एग्जांपल्स थी पार्टिसिपल फ्रेज़ की और ये थी जरंड फ्रेज़ की। तो मैं उम्मीद करता हूँ इन तमाम की आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। उसके बाद जो एडवांस वाली अगली दो टाइप्स बचती हैं उनको हम देखते हैं, उनके एग्जांपल देखते हैं कि वो क्या है। अब अगली चौथी किस्म क्या है, वो है कंजंक्शनल फ्रेज़। कंजंक्शन आप जानते हैं हरूफ अतफ़ को कहते हैं, जो कि दो क्लासेस को, दो फ्रेजेस को या दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। अगर वो एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल हो तो वो सिर्फ कंजंक्शन होगा। अगर वो एक से ज़्यादा पर मुश्तमिल है तो फिर हम उसको कहते हैं कंजंक्शनल फ्रेज। एग्जांपल देखें, ही वर्कड हार्ड सो दैट ही मे पास, उसने मेहनत की ताकि वो पास हो जाए। अब अगर अकेला होता सो तो ये कंजंक्शन होता, लेकिन सो के साथ दैट भी लगा हुआ है, सो दैट। तो ये सो दैट क्या है, ये दो अल्फाज पर मुश्तमिल है जो कि कंजंक्शन है, तो हम इसको कहते हैं ये कंजंक्शनल फ्रेज़ है। उसके बाद अगले को देखते हैं इंटरजेक्शन फ्रेज़। अब इंटरजेक्शंस वो वाले अल्फाज होते हैं जो अचानक पैदा होने वाले वाक़यात की अक्कासी करते हैं, उनको ज़ाहिर करते हैं। तो जब वो एक से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल हों तो उनको हम कहते हैं वो इंटरजेक्शन फ्रेज़ हैं। अब एग्जांपल क्या है, व्हाट अ पिटी ही इज़ डेड, कितनी दुख की बात है कि वो फौत हो गया है। अब व्हाट अ पिटी, ये तीन अल्फाज पर मुश्तमिल हमारा इंटरजेक्शन है, तो हम इसको इंटरजेक्शन फ्रेज़ कहते हैं। अगर एक एक लफ्ज़ पर होता, जैसे आह, याहू, हुर्रा, ये एक एक लफ्ज़ है, अगर एक एक होता तो हम सिर्फ इंटरजेक्शन कहते। अब ये एक से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल है तो हम इसको इंटरजेक्शन फ्रेज़ कहते हैं। तो इस तरह हमने एडवांस जो इसकी इकसाम थी उनको भी डिस्कस कर लिया है, और जो बेसिक्स थी जो एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है उनको भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्रेज़ेस का कंसेप्ट आपका फुली तौर पर क्लियर हो गया होगा। अब आपको फ्रेज़ के हवाले से कोई टेंशन नहीं होगी। अगर आपके जहन में किसी किस्म का कोई सवाल पैदा हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।